नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फन स्टडी में। मैं हूं यस और हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी इतिहास की श्रृंखला हिस्ट्री की सीरीज को, जिसमें हम कक्षा 9वीं का इतिहास पढ़ रहे थे। कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक में प्रस्तावित इतिहास को समझ रहे थे, जिसमें हमने तीसरा अध्याय पिछली ही वीडियो में शुरू किया था, जिसका शीर्षक था नाथसीवाद और हिटलर का उदय, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जिसमें हमने वेइमार गणराज्य के बारे में समझा था और जाना था कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका क्या असर हुआ था जर्मनी पर। राजनीतिक रेडिकलवाद या अमूल परिवर्तनवाद को हमने समझा था। आर्थिक संकट को समझा था पूरी दुनिया पर जो कि मंडराया हुआ था। और हमने मंदी के सालों को समझा था कि कैसे कई सालों तक मंदी छाई रही पूरी दुनिया में। और आज हम समझने वाले हैं इसका अगली रूपरेखा, जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है हिटलर का उदय या राइज ऑफ हिटलर। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना वक्त को जाया किए शुरू करते हैं। तो हमारी हेडिंग है हिटलर्स राइज टू पावर या हिटलर का उदय। This crisis in the economy, polity and society formed the background to Hitler's rise of power. So, the crisis which was ongoing at that time, the economic crisis, political crisis and societal crisis which was going on at that time, it formed the background, the rise of power. हिटलर की शक्ति के लिए अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और समाज में जो गहराते जा रहे संकट ने सत्ता तक पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था। Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. 1899 में ऑस्ट्रिया में जन्म लेने वाले हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal and earned medals for bravery. रोजी रोटी का जरिया ना होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक यानी कि मैसेंजर का काम किया था, एक दूत के रूप में। मतलब जो फ्रंट की सारी संदेश, सारी जो इंफॉर्मेशन है, सारी जो जानकारी है वो देश तक पहुंचाता था। और बस इस तरीके का काम किया था। कॉर्पोरल बना था और बहादुरी के लिए उसे कुछ तमगे यानी मेडल भी दिए गए थे उस टाइम। The German defeat horrified him and the Versailles Treaty made him furious. लेकिन जर्मन की सेना की जो पराजय है उसने उसे हिलाकर रख दिया और वर्साय की संधि से तो वह आग बबूला ही हो गया। यानी कि जो वर्साय की संधि हुई थी, हमने जो पिछली वीडियो में समझा था, उससे वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गया था। और जर्मनी की जो हार हुई थी उससे भी वो हिल गया था पूरी तरह से। In 1919, he joined a small group called the German Workers Party. 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली थी। एक छोटे समूह का सदस्य बन गया था। He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers Party. This party came to be known as the Nazi Party. धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दे दिया। इसी पार्टी के बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। इसी पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। यही पार्टी आगे चलकर नाजी पार्टी बन गई। In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power. 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा कर लिया और बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। He failed, was arrested, tried for treason and later released. इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय के बाद उसे रिहा कर दिया गया। The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. नाजी राजनीतिक जो खेमा था 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। जनता उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं हुई, ज्यादा आकर्षित नहीं हुई 1930 के शुरुआती सालों तक। It was during the Great Depression that Nazism became a mass movement. लेकिन महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जब महामंदी छाई जर्मनी में, तो उस टाइम तक जो नाजीवाद था, जो नाजिज्म था, उसने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, एक मास मूवमेंट के रूप में सामने आ गया।
As we have seen, after 1929, banks collapsed and businesses shut down, workers lost their jobs, and the middle classes were threatened with destitutions. तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। जो डेस्टिट्यूशन है यानी कि लाचारी और भुखमरी का जो डर था, ये मिडिल क्लास को डरा रहा था, उनके लिए एक सदमे जैसा था। द नाज़ी पार्टी इन 1928, द नाज़ी पार्टी in such a situation, Nazi propaganda stirred hopes of a better future. In 1928, the Nazi party got no more than 2.6 votes in the Reichstag, the German parliament. By 1932, it had become the largest party with 37% vote. नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देने लगी थी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग, जो जर्मन की संसद उस टाइम जिसे राइक्सटाग कहा जाता था, उसके लिए हुए चुनाव में महज 2%, 2.6% वोट मिले थे 1929 के टाइम तक। लेकिन 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले थे। Hitler was a powerful speaker. His passion and his words moved people. हिटलर जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्दों लोगों को हिलाकर रख देते थे। He promised to build a strong nation under the justice of the Versailles Treaty and restore the dignity of the German people. वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। तो वह अपने भाषणों में जो था उसने तीन चीजों का वादा किया था, तीन चीजों का आश्वासन दिया था कि वह सबसे पहले तो जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएगा और वर्साई संधि में जो नाइंसाफी, जो इनजस्टिस हुआ था, जो अन्याय हुआ था, उसके खिलाफ बदला लेगा, प्रतिशोध लेगा और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाएगा। ये तीन चीजें या इन तीन चीजों का जो आश्वासन है वो हिटलर ने वहां की जनता को दिया। He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth. He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देगा। उसने ऐसा कहा कि जितनी भी विदेशी ताकतें उसके खिलाफ षड्यंत्र या साजिश रच रही हैं, उनको वह मुंहतोड़ जवाब देगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाएगा और एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन दिया। और उसने यह भी कहा कि वो देश जो विदेशी प्रभाव से पूरा जर्मनी है उसको मुक्त कराएगा। अब विदेश में जो भी होगा उससे जर्मनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जर्मनी पर कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, विश्व में कुछ भी बुरा होने से। Hitler devised a new style of politics. He understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization. Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली की रचना की थी। वह लोगों को गोल बंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। The red banners with the swastika, the Nazi salute, and the ritualized rounds of applause after the speeches were all part of this spectacle of power. स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा था। Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a messiah, as savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress. It is an image that captures the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis.
नास्तियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। जो नास्ती थे उन्होंने इतना तेज, इतना भयंकर प्रचार किया उस टाइम पर कि जो हिटलर है वो एक भगवान के रूप में सामने आ गए लोगों के सामने। लोगों को लगने लगा कि यही हमें बचाने वाला रक्षक है हमारा। और जो देश उस समय टूट रहा था पूरी तरीके से, उसकी महामंदी से जूझ रहा था, चकनाचूर हो रहा था, जो अपनी प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व चकनाचूर हो चुके थे, उसे अब एक ऐसे समाज की छवि बहुत ही ज्यादा आकर्षक दिखाई देती, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी ये छवि जो हिटलर ने अपनी बना ली थी प्रचार के जरिए। और जब वो आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था उसी टाइम नाजीज ने इस चीज का फायदा उठाया और वो एक भगवान, एक मसीहा के रूप में सामने आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें हैं नाजीज की। जो नाजीज का जो झंडा होता था वो कुछ इस तरीके का होता था। ये यहाँ पर रैलीज वगैरह दिखाई गई हैं कि किस तरीके से प्रचार के लिए रैलीज दिखाई जाती थी, जनता में जोश भरने के लिए, जनता में ये फीलिंग्स भरने के लिए कि हम आपके रक्षक हैं, हम आपको बचाएंगे। और ये हमारे एडल्फ हिटलर जो तानाशाह जो लीडर थे उस टाइम पर जर्मनी के, नाज़िज़्म के जो लीडर थे, उनकी तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। चलिए अगली रूपरेखा पर पढ़ते हैं। अगली रूपरेखा है हमारी द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का ध्वंस। कैसे लोकतंत्र का ध्वंस हुआ, चलिए इसको समझते हैं। On 30 January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया था। जो जर्मनी के उस टाइम राष्ट्रपति थे 1933 में, उन्होंने हिटलर को चांसलर, जो कि सबसे बड़ा पद होता था उस टाइम पे, उसको संभालने का न्योता दिया था। By now, the Nazis had managed to rally the conservatives to their cause. Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structures of democratic rule. यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और शासनों को भंग करना शुरू कर दिया था। A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. The fire decree of 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुई रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। जो फरवरी में वहां की संसद में ज्वाला से रिलेटेड एक फायर से रिलेटेड एक इंसिडेंट हुआ था और उसी की वजह से एक जो हिटलर के लिए अब जो तानाशाही वाला जो रास्ता था वो बहुत ज्यादा साफ हो गया था। ये जो सारी चीजें उसके बीच में आ रही थी, जो डेमोक्रेटिक रूल उसके बीच में आ रहा था, उसके रास्ते में जो आ रहा था, ये सब साफ हो गया जब एक अग्निकांड हुआ 28 फरवरी 1933 को। और उसके बाद उसने जो कई सारे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और फ्रीडम असेंबली थी, जो सब वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की थी, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया इंडेफिनिटली, यानी अनिश्चित समय के लिए। पता नहीं कब तक के लिए ये टल चुका था। ये अब जनता को नहीं पता था कि अब कब ये सारे इसके सारे अधिकार वहां पर वापस आएंगे। एक तानाशाही का उदय होने लगा था यहाँ पर और डेमोक्रेसी का यहाँ पर अंत दिखाई देने लगा था। Then he turned on his arch-enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the new established concentration camps. इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। The repression of the communists was severe. Out of the surviving 6,808 arrest files of Düsseldorf, a small city of 500,000 population, 1440 were those of communists alone. लगभग 5 लाख की आबादी वाले कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले
ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6,808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की ही थी। They were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country. नाजी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपना दमन का निशाना बनाया था, जिनमें से कम्युनिस्ट एक थे। On 3 March 1933, the famous Enabling Act was passed. The act established dictatorship in Germany. It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree. 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित कर दिया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून में हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया गया। एक कंट्रोल्ड जो राइट था वो हिटलर को मिल गया उस शासन को, वहाँ की रूल को चलाने के लिए। और जो संसद थी, वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, उसको किनारों पर ढकेल दिया। हाशिए का मतलब किनारे, यानी किनारों पर ढकेल दिया और मतलब एक तरह से साइड कर दिया उसको। और जो तानाशाही है वो फ्रंट पर आ गई और ताना जो डिक्टेटरशिप है उसके जरिए जो हिटलर है वो पूरी जर्मनी पर रूल करने लगा। All political parties and trade unions were banned except for the Nazi Party and its affiliates. The state established complete control over the economy, media, army and judiciary. नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। जो सारी की सारी पार्टियां नाजी के सिवाय जो राजनीतिक पार्टियां थी और जो ट्रेड यूनियन हुआ करते थे उन सबको बंद कर दिया गया, उन सब पर पाबंदी लगा दी गई। और अर्थव्यवस्था, मीडिया और सेना और न्यायपालिका पर भी राज्य ने पूरा नियंत्रण कर लिया। राज्य ने पूरा कंट्रोल कर लिया इन सभी चीजों पर। अब जो जैसे चाहेंगे वो वैसे चलेगा। यानी अर्थव्यवस्था, मीडिया हो या मतलब वहाँ की जो इकोनॉमी थी, वहाँ की जो मीडिया थी, जो वहाँ की आर्मी थी और जो वहाँ की जो न्यायपालिका यानी कि जो जस्टिस देने वाली थी, जुडिशरी, उन सबको उसने अपने कब्जे में कर लिया। वे सब अब उसके कहने पर चलेगी या फिर एक प्रकार से वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई, ये कहा जा सकता है। Special surveillance and security forces were created to control and order societies in ways that the Nazis wanted. Apart from the already existing regular police in green uniform and the SA or the stormtroopers, these included the Gestapo, secret state police, the SS, the protection squads, the criminal police, and the security service (SD). पूरे समाज को नास्तियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। अब बहुत सारे दस्तावेज और बहुत सारे दस्ते जो हैं वो कंट्रोल बनाने के लिए इकट्ठे किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा गोस्तको यानी गुप्तचर, राज्य पुलिस, SS यानी अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा SD जो है, इन सभी का गठन किया गया। It was the extra constitutional powers of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded crime. Most dreaded criminal state. तो हम यहाँ पर थे। It was the extra constitutional powers of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal states. इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाजी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। अभी जो नए दस्ते यहाँ पर बने थे, जो नई पावर यहाँ पर सामने आई थी नए नए पोस्ट के रूप में, इन सबको बहुत सारी अनकंट्रोल्ड पावर दी गई, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई। मतलब जितनी चाहे उतनी पावर दे दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर ही बहुत सारी पावर दी गई, जिससे जो नाजी की जो रेप्यूटेशन थी उसको बढ़ाया गया और उसको सबसे ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल स्टेट में पहुंचाया गया, सबसे ज़्यादा खतरनाक जुल्मी स्थिति पर पहुंचाया गया यहाँ पर। People could now be detained in Gestapo torture chambers, rounded up and sent to concentration camps, deported at will.
और यहाँ पर एक लाइन गायब हुई है, नीचे चलिए। हम इसको मैं आपको बता दूंगा आगे क्या लिखा हुआ है। तो गुस्ताफो की यंत्रणा ग्रहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था, कि नए रास्ते किसी को भी यातना ग्रहों में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्यवाही के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्त में लिया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। जो गोस्तापो यानी कि जो एक नई पावर थी गोस्तापो के रूप में गुप्तचर राज्य पुलिस जिसे कहा जाता था, उसे ऐसी पावर प्राप्त थी कि वो किसी को भी बंद कर सकता था। ये जो नई पावर आई थी सामने, जो नए रास्ते सामने आई थी, किसी को भी घरों में यातना घरों में भेज सकते थे, यानी जहाँ पर यातना दी जाती विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, विभिन्न प्रकार से उनको दर्द से हाँ, डर झेलने के लिए मजबूर किया जाता था। किसी को भी बिना कानूनी कार्यवाही के देश से दिया जा सकता था, देश से निकाला जा सकता था और गिरफ्त में किया जा सकता था। इसके अलावा दंड की आशंका जो रहती थी, उससे मुक्त पुलिस बल जो थे, उन्होंने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। उन्हें कोई भी अंकुश नहीं था उन पर, कोई भी कंट्रोल नहीं था उन पर। वे जो जैसे चाहे वैसी चीजों को अपने हिसाब से कर सकते थे। चलिए हम आ गए हैं अगली रूपरेखा पर, जिसका टाइटल, जिसका शीर्षक है रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि पुनर्निर्माण। कैसे पुनर्निर्माण हुआ हिटलर के द्वारा, चलिए इसको समझते हैं। हिटलर assigned the responsibility of economic recovery to the economist Zalmar Sketch, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार्क साख्त को सौंपी। जो एक अर्थशास्त्री थे हालमार्क साख्त, उनको सारी जिम्मेदारी अर्थव्यवस्था को संभालने की सौंप दी गई हिटलर के द्वारा। Who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मतलब जो साख्त थे, उन्होंने सरकारी पैसे जो भी कार्यक्रम चल रहे थे उस टाइम पे रोजगार के लिए, उसको 100% उत्पादन, यानी कि पूरी तरह से 100% प्रोडक्शन कह सकते हैं। यहाँ पर फुल प्रोडक्शन लिखा हुआ है, फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, और हाँ, फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए उन्होंने एक टारगेट बनाया, एम किया। This project produced the famous German super highways and the people's car, the Volkswagen. और यही जो परियोजना थी, उसकी देन थी जो मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार, जिसे वॉक्सवैगन या वॉक्सवैगन कहा जाता था। जो वॉक्सवैगन नाम की कार अभी भी आप में से कई लोग शायद जानते होंगे। वॉक्सवैगन नाम की कार बहुत ही ज्यादा जो फेमस कार है जर्मन की, वो इसी योजना के तहत सामने आई थी, इसी योजना की देन थी। In foreign policy also, Hitler acquired quick successes. He pulled out of the League of Nations in 1933, reoccupied the Rhineland in 1936, and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan "One People, One Empire, and One Leader." विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। हिटलर को सक्सेस यहाँ पर भी, विदेश के मोर्चे पर भी बहुत जल्दी जल्दी सफलताएं मिली हिटलर को। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। उसने पोलैंड को भी कब्जे में कर लिया और यहाँ पर 1938 के टाइम पर एक नारे की आड़ में ऑस्ट्रिया नाम के देश को भी, ऑस्ट्रिया नाम की जगह को भी जर्मनी में मिला लिया, जर्मनी में शामिल कर लिया। इसके बाद he then went on to rest he then went on to rest German speaking Sudetenland from Czechoslovakia and gobbled up the entire country. In all of this, he had the unspoken support of England, which had considered the Versailles verdict too harsh.
इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेंटरलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को भी हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, पीछे से इंग्लैंड भी उसको समर्थन कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नजर में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। इंग्लैंड की मानती था कि जो वर्साई के साथ जो ट्रीटी हुई थी उसके नाम पर उसके बाद में जर्मनी के साथ बहुत बड़ा जस्टिस हुआ था, बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। These quick successes at home and abroad seemed to reverse the destiny of the country. Hitler did not stop here. Sketch had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing. घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नीतियां पलटने वाली है, देश का भाग्य, जो देश की जो डेस्टिनी थी वो अब चेंज होने वाली है, जो देश अब डूब रहा था वो वापस से उभरने लगा था, ऐसा सबको लगने लगा था। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। साख्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा न खर्च किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा है या चल रहा था। Cautious people, however, had no place in Nazi Germany. Scat had to leave. Hitler chose war as the way out of the approaching economic crisis. लेकिन जो नाजी जर्मनी था उसको एहतियात लोग पसंद नहीं थे। वह ऐसा नहीं मानते थे कि एहतियात लोग अच्छे होते हैं, यानी एहतियात मतलब सावधानी बरतने वाले लोग, जो चीज़ों को सावधानी से ठीक करने वाले लोग थे, वो जर्मनी जो नाजी जर्मनी थी उसको पसंद नहीं थे। साख्त को उनके पद से हटा दिया गया इसके चलते, और हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। उन्होंने सोचा कि अब हम युद्ध के जरिए ही अपने जो आर्थिक संकट है उसको दूर करेंगे। Resources were to be accumulated through expansion of territory. In September 1939, Germany invaded Poland. This started a war with France and England. इसी लक्ष्य को सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन हिटलर इकट्ठा करना चाहता था। राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस को इकट्ठा जमा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसने सितंबर 1941 में पोलैंड पर हमला कर दिया। उसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। In September 1940, a tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan, strengthening Hitler's claim to international power. Puppet regimes supportive of Nazi Germany were installed in a large part of Europe. By the end of 1940, Hitler was at the pinnacle of its power. सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दबाव और मजबूत हो गया। यूरोप के ज्यादातर देशों में नाजी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बैठा दी गई। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। सितंबर 1940 में जो था वो एक ट्रीटी साइन हुई, एक पैक्ट साइन हुआ 3 देशों के बीच में, जिसमें शामिल थे जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान के बीच में पैक्ट साइन हुई, ट्रीटी साइन हुई, और इस ट्रीटी ने हिटलर को और ज्यादा पावरफुल बना दिया इंटरनेशनल मोर्चे पर, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर। और जो कठपुतली शासन थे वो नाजी जर्मनी के अंदर बैठा दिए गए, यानी कि जो वॉर को लीड कर रहा था आगे से हिटलर, और वहां पर जो उसके शासन में कठपुतली बैठा दिए गए, उसके कहने पर जो चलते थे। और 1940 के अंत तक आते आते हिटलर अब सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया, मतलब अपनी टाइम का, यानी कि वो अपनी ताकत के शिखर पर पहुंच गया, वो अपनी ताकत की पावर के पीक पर पहुंच गया। यहाँ पर चार्ल्स स्कैट की तस्वीर बनी हुई है, जो कि अर्थशास्त्री थे जर्मनी के, आप देख सकते हैं। चलिए, और ये यहाँ पर तस्वीर है नाजी पावर के एक्सपेंशन के टाइम की, यूरोप 1942 में जो यूरोप था उस टाइम की तस्वीर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो येलो कलर है उससे आप देख रहे हैं ग्रेटर जर्मनी। ये जो ग्रेटर जर्मनी फैला हुआ है, जो जर्मनी फैल चुका था, पावर्स कोऑपरेटिंग विद द एक्सेस। ये ऑरेंज कलर से दिखाया जा रहा है, जो एक्सेस के साथ पावर कोऑपरेट कर रही थी, जिसमें शामिल है फिनलैंड, रोमेनिया, बल्गारिया, हंगरी एंड स्लोवाकिया। इसमें ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं टेरिटरीज अंडर जर्मन ऑक्यूपेशन, जो जर्मन ने जिन टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया था, जैसे कि पोलैंड, यूक्रेन, लिथुआनिया, एस्टोनिया, फ्रांस, यूगोस्लाविया, स्लोवाकिया। ये देखिए कितने सारे हिस्से यहाँ पर जर्मनी ने अपने कब्जे में ली थी उस टाइम पे, डेनमार्क। इसके अलावा जो लाइट ग्रीन कलर है, इसे आप देख सकते हैं इटली एंड इट्स टेरिटरीज।
इटली और उसकी टेरिटरी जो इटली और उसका साम्राज्य था, ये आप देख सकते हैं लाइट की तरह से, यहाँ पर इटली और यहाँ पर अल्बानिया का एक छोटा सा हिस्सा जो था यूरोप का, वो इटली की टेरिटरीज में शामिल था। और न्यूट्रल कंट्रीज जो नील कलर से है वो सारी की सारी न्यूट्रल कंट्रीज है, यहाँ पर स्वीडन, आयरलैंड, स्पेन और ये छोटा सा हिस्सा स्विस। चलिए आगे बढ़ते हैं। Hitler now moved to achieve his long-term aim of conquering Eastern Europe. He wanted to ensure food supplies and living space for Germans. अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर लिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। He attacked the Soviet Union in June 1941. जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। In this historic blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front to the powerful Soviet armies. जून 1941 इस आक्रमण से जर्मनी पर यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, ऐसी भूल थी जिसको कभी हिटलर खुद नहीं माफ कर पाया। यानी कि हिटलर की सबसे बड़ी भूल थी ये इतिहास की। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चे ब्रिटिश वायुसेना की बमबारी की चपेट में आ गया। यानी कि जो पश्चिम से जो बमबारी हो रही थी, पश्चिम से जो बम ब्लास्टिंग बॉम्बिंग हो रही थी, उसकी चपेट में जर्मनी आ गया जब उसने अपना ध्यान केंद्रित किया सोवियत यूनियन की तरफ हमला करने में। जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनी को नाकों चली चबवा रही थी। जो सोवियत आर्मीज थी वो पूर्वी हिस्से पर जर्मनी कड़ी टक्कर दे रही थी और जर्मनी वहां से भी घुटने टेकने लगा था। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. After this, the Soviet Red Army hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter. सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मनी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर जो जर्मनी की सेना थी उसको आखिरकार घुटने टेकने पड़े और लाल सेना ने सोवियत लाल सेना सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया। जो जर्मन के सिपाही थे वो जैसे जैसे पीछे हट रहे थे, सोवियत की सेना या सोवियत के जो सिपाही थे वो भी उसके साथ साथ उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ते गए और जर्मनी के और अंदर तक घुसते गए और अंत में भी बर्लिन के बीचों बीच आ पहुंचे। जो जर्मनी का उस समय हृदय माना जाता था बर्लिन, वहां तक जो सोवियत की सेना थी वो घुस आई। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व का स्थापना कर दी। सोवियत वर्चस्व वहां पर स्थापित हो गया। ये जो जर्मनी से जो विक्ट्री मिली सोवियत को, इससे जो पूरा का पूरा ईस्टर्न यूरोप था उस पर केवल रसिया का एम्पायर हो गया लगभग आधी सेंचुरी के लिए, हाफ सेंचुरी के लिए। Meanwhile, the USA had registered involvement in the war. It was unwilling to once again face all the economic problems that the First World War had caused, but it did not stay out of the war for long. अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था। उसे याद था कि पहले विश्व युद्ध के बाद कितनी सारी उसको आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ी थी, महामंदी के प्रभाव से अब भी डरा हुआ था, इसलिए वह युद्ध में नहीं फंसना चाहता था। लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सकता था। Japan was expanding its power in the east. It had occupied French Indochina and was planning attacks on US naval bases in the Pacific. When Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. लेकिन पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशियन था उसमें अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर भी हमला करने की योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन देने के लिए पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा, उसे भी दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा बनना पड़ा। The war ended in May 1945 with Hitler's defeat and the US dropping of the atom bomb on Hiroshima in Japan. जो युद्ध है वो मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। जब अमेरिका ने 1945 में अमेरिका पर बम गिराया और जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराया अमेरिका ने और हिटलर की जब डिफीट हुई, हिटलर की जो हार हुई, उसके बाद ही ये जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था काफी समय तक से वह समाप्त हुआ। From this brief account of what happened in the Second World War, we now return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war.
दूसरी विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर से हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटेंगे। यह पहली वीडियो में समझी थी। यह युद्ध के दौरान नासी जुल्म की कहानी है। युद्ध के दौरान जो नासियों ने जो जुल्म किया था उसकी कहानी है। इस पर हम अगली वीडियो में वापस लौटेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर की, दूसरे विश्व युद्ध की। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हिरोशिमा पर विस्फोट हुआ था उसकी तस्वीर है, और ये जो तस्वीर है वो पर्ल हार्बर पर जापान के द्वारा किए गए हमले की तस्वीर है। और ये दोनों तस्वीरें भी दूसरे विश्व युद्ध के समय की हैं। तो आशा है कि आपको ये इस अध्याय की ये रूपरेखा अच्छे से क्लियर हो गई होगी, स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई शंका, कोई संशय आपके मन में रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ, और जिसके भी साथ आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए फन स्टडी के साथ।